नमस्कार, मैं वंदना पांडे अपने चैनल संकल्प एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुए हैं, जिसका उद्देश्य है कि लोगों के अंदर जो एक भय होता है कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी हम कैसे करें। फिलहाल इस कंपटीशन की श्रेणी में हम आज टीजीटी पीजीटी को लेकर के उपस्थित हुए हैं और आप जानते हैं कि ये मेरा चैनल टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट के अभ्यर्थियों के लिए समर्पित है। इस पर हम बहुत दिनों से कुछ भी वीडियो नहीं डाल रहे थे, लेकिन काफी लोगों के सुझाव और काफी लोगों के मशवरे पर मैंने फिर से एक नया उद्देश्य चुना है और वो उद्देश्य है टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी करवाने का। अब क्योंकि तैयारी करवाने का सोचा है, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि तैयारी करनी कैसे है। प्रश्न जो बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिमाग में ये उठता है कि आखिर हम तैयारी करें तो कैसे करें, और खासकर टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कैसे करें। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए टीजीटी है क्या, पीजीटी है क्या। टीजीटी का फुल फॉर्म ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ज्यादा कुछ अंतर नहीं है इनमें, ना इनके सिलेबस में ज्यादा अंतर है। बस अंतर इतना है कि जो टीजीटी शिक्षक होता है वो 6 to 10th के लिए होता है और पीजीटी 11-12 के लिए होता है। ये नहीं कि 11-12 है तो वो नीचे नहीं पढ़ा सकता, वो नीचे की हाई स्कूल की क्लासेस भी पढ़ाता है, लेकिन उसकी योग्यता जो है वो 12th पढ़ाने की होती है। इसमें ज्यादा वेतन का भी फर्क नहीं होता। आप चाहें तो और सारे चैनल्स देख सकते हैं जिसमें कि आपको पता चल जाएगा। अब योग्यता की बात करें तो योग्यता में, क्योंकि ये परास्नातक अर्थात एमए या एमएससी या एमकॉम जो भी आपका विषय हो आपके अनुसार, जैसे हम यहाँ हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी से एमए होना और प्लस जो है अभी तक बीएड तो कंपलसरी नहीं था, न्यू वैकेंसी में बीएड कंपलसरी होने वाला है। जो आपने 2022 का फॉर्म डाला है उसमें भी जो लोग पीजीटी के लिए अप्लाई किए होंगे उन्होंने देखा होगा कि उसमें वेटेज जैसी एक अभी तक व्यवस्था बनी हुई है। अगर कोई कैंडिडेट बीएड भी है और वो पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको 5 नंबर का वेटेज भी मिलता है। तो ये हो गई परास्नातक की बात यानी कि पीजीटी की। और टीजीटी यानी ग्रेजुएशन, स्नातक करके बीएड किया हुआ कैंडिडेट अपने सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन है, खासकर हिंदी के लिए हिंदी संस्कृत का कॉम्बिनेशन है, अगर वो इसको पूर्ण करता है तो वो टीजीटी में जा सकता है। अब जो कि पहली बार तैयारी करने में लगे हुए हैं यानी पहली बार फॉर्म डाले हैं या डालने की सोच रहे हैं, उनके पास जो पहला प्रश्न होता है वो ये होता है कि आखिर पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें, कैसे तैयारी करें और किस तरह से करें कि हम सफल हो जाएं, हम सेलेक्ट हो जाएं। यहाँ पर कुछ लोगों को ये बुरा लगता है कि जब कोई नया व्यक्ति ये बताने चलता है कि तैयारी कैसे करें, सफल कैसे होएं, तो उसको अंदर अंदर कहीं ना कहीं से ये सारी चीजें जो है दिक्कत करती हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर दूसरों की अच्छाइयां नहीं दिखती, दूसरों की सुझाव नहीं समझने की जरूरत वो समझते, बस अपने कमेंट उनपे कर देना जरूरी समझते हैं। फिलहाल मैं उन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए क्योंकि वीडियो लेके आई हूं तो आपको ये जरूर बताऊंगी कि आप जो है कुछ मुख्य बिंदुओं पर अपनी तैयारी का रुझान रखें। मुख्य बिंदु हम यहाँ पर जरूर बताएंगे, जरूर डिस्कस करेंगे। कुल मेरे पास 18 बिंदु हैं, जिनको अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर सुनेंगे तो आप उन बिंदुओं को अगर अपने जीवन में फॉलो कर लेंगे, खासकर तैयारी के महीनों में 3 महीने 6 महीने जो भी परीक्षा का बीच का दौर बचा हुआ है अब से लेकर परीक्षा का, उसके बीच में ये बिंदु आपके बहुत सारे काम आने वाले हैं और आपकी सफलता की एक सीढ़ी चढ़ने का काम करेंगे। मैं ये नहीं कहती सारी सीढ़ियां चढ़ जाएंगे, लेकिन जब आपके अंदर पहले से उठापटक मची हुई है कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, याद कैसे रखें, आखिर नोट्स कैसे बनाएं, ये सब सारे चीजों को हम यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे आपने सुन लिया कि टीजीटी क्या है, पीजीटी क्या है, दोनों के हिंदी के सिलेबस में ज्यादा फर्क नहीं है। आप देखेंगे कुछ चीजें ज्यादा है, कुछ चीजें उसमें कम है, बस इतना ही फर्क है, बाकी सारी चीजें आती हैं। ग्रामर पीजीटी में थोड़ी सी कम पूछी जाती है, टीजीटी में ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि जो 6 to 10th का सिलेबस है उसमें ग्रामर हर एंगल से बहुत ही ज्यादा डीप पूछी जाती है सिलेबस के अंतर्गत, यानी कि जो क्लास में पढ़ाया जाता है जो कि यूपी बोर्ड का कोर्स है उसके अंतर्गत ज्यादा होती है, इसलिए उसको लिया जाता है। अब बात करते हैं पीजीटी की। तो पीजीटी में क्योंकि संस्कृत होती है प्लस हिंदी ग्रामर होती है, तो यहाँ पर ज्यादा प्रश्न वो बनते हैं जो कि हिंदी ग्रामर, अगर सामान्य हिंदी की बात करें और साहित्यिक हिंदी की बात करें तो उसके पीछे जो ग्रामर दी गई होती है उन सब चीजों को वहां पर पेपर में ही रखा जाता है। यानी कि सबसे बड़ी मदद जो है वो आपको पहले तो 6 to 12th की बुक से लेनी है, यानी कि क्या पूछा जाता है, क्या
उस सिलेबस में है, यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्या है, खासकर 10th और 12th 9, 10th, 11, 12th की जो बुक्स हैं उनके पीछे जो ग्रामर पोर्शन दिया है, अगर ग्रामर की बात करें तो आपको वहां से सारे रुझान मिल जाएंगे कि हमें ग्रामर में क्या पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है। तो ये चीजें हो गई। दूसरी चीज, अब हम यहाँ पर अपने सभी बिंदुओं को रखते हैं कि आप अपने तैयारी के पहले चरण को कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले हम कोई भी परीक्षा की तैयारी करने की बात करते हैं तो उसका पाठ्यक्रम आता है। पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। आप सबसे पहले उस टीजीटी अगर देने जा रहे हैं, पीजीटी देने जा रहे हैं, तो उन दोनों के सिलेबस को पहले डाउनलोड करें या अपने पास नोट करें। डाउनलोड से काम नहीं चलेगा कि फोन में पड़ा है, जब हमारा मन हुआ हम देखेंगे। आप जब तैयारी करने का प्लान बना चुके हैं, आपने कुछ करने को ठान लिया है, तो सबसे पहला जो चरण है वो ये है कि आप पाठ्यक्रम को अपने पास नोट करें और जो भी चीजें पढ़ते जाएं, जो भी पाठ्यक्रम का जो भी बिंदु पढ़ते जाएं, उस पर टिक लगाते जाएं कि ये हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने से मतलब ये नहीं कि हम बस बिल्कुल शून्य से शिखर तक पहुंच गए, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमने प्रयास किया कि हम उस पाठ्यक्रम को पूरी तरह से पढ़ सकें। तो जैसे ही पढ़ जाए उस पर टिक करें। तो पहला काम तो पाठ्यक्रम को नोट करना, उसको समझना कि हम कहाँ तक इसमें पहुंचेंगे और क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। दूसरी चीज, पाठ्यवस्तु की किस, जैसे मान लीजिए कह दिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, ठीक है, पहला टॉपिक जो कि खासकर सामान्यतः होता है। अब हिंदी साहित्य का जो इतिहास पढ़ना है तो उसके कुछ जो मुख्य बिंदु हैं वो पाठ्यक्रम में दिए गए होते हैं, तो आपको उन्हीं के अंतर्गत पढ़ना है, यानी कि उसी से संबंधित किताबें आपको अपने पास रखनी, जो भी आपका स्टडी मटेरियल हो वो उससे संबंधित रखना है। अब स्टडी मटेरियल में दो चीजें आपके लिए अनिवार्य हो जाती हैं, एक तो बुक्स, दूसरी नोट्स। अब नोट्स आप कहाँ से लेते हैं, किससे लेते हैं, खुद से बनाते हैं या कैसे भी किसी की मदद लेते हैं, किसी अनुभवी की या जो पहले से सिलेक्टेड है उनसे या किसी कोचिंग संस्थान से, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इनसे जो है आप पढ़ना स्टार्ट करिए पाठ्यवस्तु। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज, यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो एक रणनीति बनाने का एक फंडा है वो ये है कि एग्जाम में कितना समय बचा है। एग्जाम में कितना समय, यानी कि अगर हम अभी से बात करें, आज 4 मई है और पहले संभावित था जून में, लेकिन कहीं कोई सूरत नजर नहीं आ रही है, तो जो भी हमारे पास 3 महीने 4 महीने, क्योंकि असंभावित है, डेट अभी कोई सूचना नहीं आई है, तो 3 महीने 4 महीने 5 महीने कुछ भी जो भी हमारे पास समय है, तो उसको एक एवरेज टाइम हम मान लें कि अपनी तैयारी इतने समय में हम पूरी कर लेंगे। तो उस समय में हम डिवाइडेशन करें पहले तो सिलेबस के अनुसार कि किस टॉपिक को हमें कितना समय देना है, यानी एग्जाम में कितना समय बचा है उसके अनुरूप हम अपने सिलेबस को डिवाइड कर लें कि हमें कितने दिन में किस टॉपिक को खत्म करना है। ठीक है, ये काम करना है। इसके बाद किस रणनीति से पढ़ें, तो रणनीति पढ़ने की सबकी अपनी अलग अलग होती है। किसी को सिर्फ एक बार पढ़ने से याद हो जाता है, तो किसी को पढ़कर नोट करते हुए जो है चलते रहने से याद होता है, तो किसी को सुन के याद होता है। अब आप कहेंगे कि अपने आप से पढ़ेंगे तो सुनेंगे कैसे, तो आपको आज मल्टीमीडिया, आज स्मार्ट इंडिया और इस तरह से स्मार्टफोन्स, ये सब के हाथ में है, सभी लोग इसका मेथड जानते हैं, सभी लोग इससे परिचित हैं। अगर आपको सुनने का मन करता है, यानी कि आपको सुनना अच्छा लगता है, सुन के आपको याद हो जाता है, तो जरूरी नहीं कि आप दूसरे के चैनल्स को देखें या दूसरी चीजों को वहां से सुने। हाँ, लेकिन अगर आप अपने आप को इतना काबिल मानते हैं कि मैं जो भी कुछ यहाँ से बुक से पढ़ रहा हूँ उसको मैं सुन के याद करूंगा या करूंगी, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। जिस चीज को आपको याद करना है उसे रिकॉर्ड कर लीजिए, एयरफोन लगाइए, आराम से आप कहीं रास्ते में भी जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसको सुनते रहिए, इससे चीजें याद हो जाती हैं। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, याद करने के लिए आपको पता चला आपने पढ़ा और उसके बाद में उसका चिंतन किया, लेकिन कुछ चीजें याद रही, कुछ चीजें भूल गई, तो जो चीजें याद रही उनको नोट करते जाइए और जो चीजें भूल गए उनको दोबारा से देख लीजिए। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका तो मेरे हिसाब से यही है। आप सबके अपने अपने तरीके होंगे, अलग अलग तरीके से सभी को पढ़ना है, सभी को, तो जिसकी जैसी भी रणनीति पढ़ने की है, जो आप बचपन से जिसको अपनाते आ रहे हैं उसी को अपनाना है। कुछ नया नहीं करना है कि नहीं उनकी देखा देखी कि उन्होंने कहा कि नहीं आप इस तरह से पढ़ें तो वही हम उस तरह से पढ़ेंगे तो पढ़ पाएंगे ना। हर एक की अपनी अपनी खुद की विशेषता होती है, वो कैसे याद करेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मेथड को अपनाएंगे याद रखने के लिए। लिख के याद करेंगे, पढ़ के याद करेंगे या सुन के याद करेंगे, ये 3 तरीके आपके पास बेस्ट हैं।
रिवीजन कैसे करें? अब क्योंकि जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन अगर हम ये नहीं कर सकते कि शुरू से लेकर के पहले पूरा हमने सिलेबस पढ़ा और उसके बाद लास्ट तक के जब हम पहुंचेंगे सब कुछ खत्म करने के बाद हम दोबारा से पढ़ेंगे ना, ये गलती नहीं करिए। अगर आप ये करते हैं तो उसमें ये होता है कि जो भी कुछ पढ़ा, मान लीजिए हमने शुरुआत की आज से और हमारा कोर्स खत्म होते 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 3 महीने लग गया, पूरा जो है कोर्स जो जितना भी सिलेबस दिया गया वो सब खत्म होते 3 महीने लग गया। अब जब पुरानी चीज को हम 3 महीने बाद उठाएंगे तो हमें लगेगा हम बिल्कुल नया पढ़ रहे हैं, हमें कुछ भी आता जाता नहीं। लेकिन जब हम ये सोच के चलेंगे कि हमारा एक टॉपिक क्लियर हुआ, एक टॉपिक हमने खत्म किया और उसके बाद उसी टॉपिक को दोबारा हमें एक बार पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है? पूरा फिर से नहीं पढ़ लेना है कि जो जो चीजें हमने पढ़ी वो सारी चीजें हमको दोबारा से रिवाइज करनी है ना। जो चीजें उसमें मेन थी, आप पढ़ते समय हाइलाइटर लेके बैठिए या पेन लेके बैठिए, डिफरेंट कलर का पेन लेके बैठिए, उससे अंडरलाइन करते चलिए या तो उस पॉइंट को अपने नोट्स में नोट करते चलिए। और रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि सारी, जैसे आर्य भाषा की बात करें या भारोपी भाषा परिवार की बात करें तो सारी चीजें जो है हम दोबारा से एक सिरे से शुरू करेंगे और अंत तक बात करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे ना। जो उसके मुख्य बिंदु हैं उन्हीं को हम अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे, उन्हीं को एक बार देख लेंगे एक नजर में, बस रिवीजन हो गया। या हम किताब में टिक लगा के बैठे हैं या अंडरलाइन करके बैठे हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों को देख लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ये हमारा रिवीजन हो गया। मतलब जो भी कुछ आप पढ़ें उसे एक नजर दोबारा 2-3 दिन 4 दिन के बाद जरूर देख लें, या 1 हफ्ते का समय मान लेते हैं उसके बाद जरूर देख लें, या आपके टॉपिक खत्म होने पर उसको दोबारा से जरूर देख लें। अब याद कैसे रहे? रिवीजन हो गया लेकिन फिर भी हमको याद नहीं हो रहा तो हम क्या करें, मतलब किस तरह से याद करें? तो इसके ऊपर एक प्रश्न शैली होती है। आपके घर में कोई भी हो जो कि आपकी मदद कर रहा हो पढ़ने में, या कोई आपका दोस्त या कोई आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो कि कहीं ना कहीं से सभी लोग आजकल ऑनलाइन मीडिया से जुड़े हुए होते हैं, तो उसमें से किसी ऐसे व्यक्ति को अपना फ्रेंड चुनिए जो कि खुद तैयारी कर रहा हो, आप ही के सब्जेक्ट से कर रहा हो, उससे कांटेक्ट में आइए और उसको बोलिए कि आज हमने ये टॉपिक पढ़ा है और या हम 2 दिन से इस टॉपिक को पढ़ रहे थे, तो आप हमसे इसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछिए। या किसी ऑनलाइन ग्रुप जैसे भी टेलीग्राम है या आपका अनअकैडमी है या व्हाट्सएप है या फिर यूट्यूब है, कहीं भी कोई भी जहां पर आपको लोग मिले, वो लोग जो कि आपके सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें कि आपके सब्जेक्ट की नॉलेज है, उनसे जो है अपना बनाइए कि वो पढ़ें तो आप उनसे क्वेश्चन करें, आप पढ़ें तो आप वो उनसे क्वेश्चन करें, ठीक है, आपसे क्वेश्चन करें। इस तरह से उस चीज को आप नहीं भूलेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, आंसर आपने गलत दिया, लिख के दिया या बोल के दिया और बहुत सोचने के बाद दिया लेकिन फिर भी गलत हो गया, तो आप जब उस सही उत्तर को पता करेंगे, यानी कि सामने वाले से पता चलेगा या ढूंढ के पता चलेगा, तो आप जो है उस चीज को कभी भी नहीं भूलेंगे, खासकर परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो इन चीजों को करने के लिए, यानी कि याद रखने के लिए आपको ट्रिक का सहारा लेना है। अगला पॉइंट हमारा यही है, ट्रिक कैसे बनाएं। तो ट्रिक का सहारा लेना है याद करने के लिए, बड़ी सी चीजों को छोटे शब्दों में बांध देना है, चाहे किसी अल्फाबेट में बांध दीजिए या किसी शब्द में बांध दीजिए, किसी स्टोरी में बांध लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसे ट्रिक कहते हैं। या किसी से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप उसका रिवीजन करें, यानी कि वो पूछा जाए आपसे। जैसे आप देखते हैं, छोटी से छोटी कक्षा की बात करें तो कोई भी एक पाठ दिया गया होता है पढ़ने के लिए, उसके बाद उसके प्रश्नोत्तर दिए गए होते हैं। प्रश्नोत्तर अगर काव्य है तो उसकी व्याख्या भी दी गई होती है किसी पंक्ति की, कि आप व्याख्या कीजिए। अगर बच्चे ने ध्यान से क्लास में सुना तो टीचर उसको बोल के नहीं लिखाता है कि बेटा लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ व्याख्या, आप इस पंक्ति की व्याख्या करके लेके आओ। और जब बच्चा वो खोजी प्रवृत्ति का बन जाता है, छोटे से बच्चे की बात मैं कर रही हूँ, आप तो कॉम्पिटिटिव हैं, आप तो तैयारी करने जा रहे हैं, तो आप खोजने की प्रवृत्ति अपने अंदर लाइए, यानी कि जो भी कुछ आपने पढ़ा उसे दोबारा से पढ़ें। और कैसे पढ़ें, यानी कि प्रश्नों के माध्यम से पढ़ें, कुछ नहीं, छोटी से उस पाठ के ऊपर ही जाइए कि इसमें पीछे प्रश्नोत्तरी दी होती, क्यों दी होती भाई, इसलिए दी होती कि आपने जो पढ़ा वो उसका अभ्यास हो जाए। तो ये तो काम आपको तुरंत ही कर लेना है। ये नहीं कह रही हूँ कि प्रैक्टिस सेट कर लीजिए ना ये कह रही हूँ कि जो पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए वो भी कर लीजिए। मार्केट में ऐसी बहुत सी किताबें उपलब्ध हैं जिनमें आगे पहले तो थ्योरी दी गई होती है, उसके बाद उसी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दिए गए होते हैं। तो उसका मतलब ही ये होता है कि पहले आप उस थ्योरी को पढ़ें, उसके बाद उन क्वेश्चन को सॉल्व करें बिना आंसर देखे, अपने आप से जो आपने पढ़ा उस ज्ञान के आधार पर, फिर उसका मिलान करें, उसको मैच करें, जहां पर जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हो गया है उसको दोबारा से पढ़ें
और जब गलत हो जाएगा तो यकीन मानिए कि आप उस क्वेश्चन को कभी भी एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। तो ये है ट्रिक कैसे बनाएं। ट्रिक के लिए मैंने कई सारी वीडियो पहले भी बना रखी हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रेमचंद जी के उपन्यासों पे ट्रिक बना दीजिए, भारतेंदु जी के नाटकों पे ट्रिक बना दीजिए, या जैसे नेट के लोग जो तैयारी करते हैं खासकर वो ट्रिक के तरीके से ही पढ़ करके नेट जेआरएफ होते हैं। तो आपको टीजीटी पीजीटी में भी सेम चीज लागू करनी है। आपको अष्टछाप के कवि याद करने हैं, 8 कवि हैं। अब उनके क्रम जो है नहीं याद होते हैं आपसे, या उनके नाम नहीं याद होते, प्रश्न आएगा तो ये नहीं कहेगा कि आपको याद है कि नहीं याद है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे जिनमें से कहा जाएगा कि एक इसमें से अष्टछाप का कवि नहीं है, 3 है। आप बताइए, अगर आपने 8 नाम नहीं याद किए तो कैसे आप उसको करेंगे। तो उनके नामों को याद करने के लिए आप छोटी छोटी ट्रिक पर ध्यान दीजिए। यानी कि एक सूत्र बनाइए, कैसे भी बनाए आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं बात करूं कि अष्टछाप के कवियों का मैंने सूत्र बनाया कुकृप्सु, चचीनगु, ये 2 ट्रिक हैं, 2 सूत्र हैं छोटे छोटे, और दोनों से 8 कवियों के नाम तैयार हो जाते हैं। कुकृप्सु, कु से कुंभन दास, कृ से कृष्णदास, पा से परमानंद दास, सु से सूरदास। इस तरह से मैंने 8 कवियों को तैयार कर लिया। ठीक, अब आप अपने हिसाब से कोई भी नया शब्द बना सकते हैं, या कोई नई स्टोरी बना सकते हैं, या किसी भी तरह से जो कि आपके दिमाग में सेट हो जाए, और जब परीक्षा में एग्जाम उसमें प्रश्न आए आपके सामने तो आप उसको तुरंत हल कर लें। तो ये तो आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद आता है पिछले वर्षों के पेपर, यानी कि जब आप पूरी थ्योरी पढ़ जाएं, एक बार उस थ्योरी को पढ़ने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएं, तब आप उठाइए पिछले वर्षों के पेपर। हाँ, लेकिन अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको पिछले वर्षों के पेपर उठाने यानी एमसीक्यूज उठाने, क्योंकि आपको आइडिया मिलेगा कि आपको पढ़ना क्या है, पैटर्न क्या है, पूछा क्या जाता है, तो आप पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप कई बार एग्जाम दे चुके हैं, आपको एग्जाम देने का एक्सपीरियंस है टीजीटी पीजीटी का, तो आप पहले पुराने पेपर्स मत उठाइए। पहले आप पूरा कोर्स खत्म करिए, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर पुराने पेपर उठाइए और उनको सॉल्व करिए। तो उससे आपको एक तो सबसे बड़ी बात, एक हेल्प ये होगी कि आपने जितने अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, जितने वर्षों से एग्जाम हो रहा है, सब कई प्रकाशन की बुक्स आती हैं, आप किसी भी प्रकाशन की बुक्स ले सकते हैं और उनको सॉल्व करिए। और ऐसी लीजिए जिसमें कि व्याख्यात्मक हल ना दिया हो, ऐसी बुक लीजिए जिसमें व्याख्यात्मक हल ना दिया हो, सिर्फ आंसर दिया हो पीछे। इसके बाद में जहां कहीं गलती रह जाती है, जिस भी क्वेश्चन में आप रह जा रहे हैं, दूसरी किताब उठाइए जो कि व्याख्यात्मक हल में दी गई हो। उस सन का वो क्वेश्चन जो कि आपसे गलत हुआ है, उस क्वेश्चन को उठा करके व्याख्यात्मक वाले में पढ़ लीजिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और उसे आप भूलेंगे नहीं, अच्छे से तैयार रखेंगे। तो ये पिछले वर्षों के पेपर को पढ़ने का एक पैटर्न जो कि मैंने अपनाया था। इसके बाद में हम बात करेंगे कि निरर्थक ना पढ़ें, निराशावादी ना हो। निराशावादी यानी निराश होने का मतलब नहीं है कि जैसे कोई टॉपिक हमको बहुत आसान लगा, हमने पढ़ लिया अच्छे से, उसको सॉल्व भी कर लिया, फिर कोई टॉपिक हमको बहुत टफ लग रहा है और उस टॉपिक को हम पढ़ते पढ़ते ये सोचने लग जाते हैं कि ये तो हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा। लेकिन यही हम गलती करते हैं। ये हमको सोचने की क्या जरूरत है कि ये हमसे नहीं होगा। अरे हम तो ये ही सोच के खुश हो जाने चाहिए हमको कि ये ही हमसे होगा। अरे हमसे नहीं होगा तो किससे होगा। इस तरह की जब सोच हम रखेंगे तो तभी हम सफल होंगे, है ना। तो आप भी अपने जीवन में सकारात्मकता को स्थान दें और हमेशा पॉजिटिव रहें। और बहुत सारी किताबें सामने रखी हुई हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बहुत कुछ आप ऐसा पढ़ रहे हैं जिससे कि आपकी कंपटीशन में तैयारी बहुत अच्छी होते हुए भी एग्जाम अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा कुछ मत पढ़ें, निरर्थक ना पढ़ें, जो भी पढ़ें सार्थक पढ़ें। पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव के आधार पर जो है, आप जो पुराने पेपर्स उनके आधार पर आप कुछ नया पढ़ सकते हैं। पुराने पेपर्स को देख करके एक आइडिया ले सकते हैं, उसके बाद अपनी तैयारी करें। जो भी पढ़ें सार्थक पढ़ें। जैसे ये नहीं पढ़ें कि क्या नाम है, छंद पढ़ रहे हैं, ठीक है, छंद पढ़ रहे हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा छंद हमारे सिलेबस, तो हमें ध्यान देना है कि इम्पोर्टेंट क्या है, बार बार पूछा क्या गया है, या उससे संबंधित पूछा क्या जा सकता है, हमें उस पर ध्यान देना है। अलंकार भी इसी तरह से बहुत सारे हैं, लेकिन पूछे कौन से जाते हैं, हमें उन पर ध्यान देना है। ये हमारा सार्थक ज्ञान है, निरर्थक नहीं है। इस पे ध्यान देना है। आशावान रहना है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव रहना है, बहुत अच्छे से सोचना है कि हम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम ही कर सकते हैं। जैसे पहले प्रार्थना स्थल पे एक कविता का पाठ होता था, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। क्यों पढ़ाया जाता था?
क्यों उसको रोज प्रार्थना स्थल पे गवाया जाता था बच्चों से? क्योंकि उनके अंदर मन में जो है एक सकारात्मक ऊर्जा है कि हाँ, हम सच में कामयाब होंगे, हम सच में ये कर सकते हैं। ठीक है, तो वही पॉजिटिविटी की जरूरत आपको यहाँ भी होती है। अगला पॉइंट है दूसरों का अनुभव ले, यानी कि जो आपकी फील्ड में है, जिस सब्जेक्ट से भी है, खासकर हिंदी की बात हो रही है तो हिंदी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने सीनियर्स का जो है या जो भी लोग सिलेक्ट हो चुके हैं उनका अनुभव लें कि आपने कैसे पढ़ाई की, कैसे क्या किया, उनके अनुभव से आप सीख सकते हैं। कोई भी ऐसा कोई ना कोई तो आपके टच में होगा, उससे उसका अनुभव साझा करें और उस अनुभव के आधार पर अपने अंतर में कि आप क्या कर सकते हैं उस पे जो है जाइए और उसी हिसाब से पढ़ाई करिए। फिर अगला पॉइंट है मेरा 12 नंबर का, बेस्ट क्या, थ्योरी या ऑब्जेक्टिव। बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि हम क्या पढ़ें, थ्योरी पढ़ें कि ऑब्जेक्टिव पढ़ें। क्वेश्चन पेपर तो ऑब्जेक्टिव होता है, थ्योरी पढ़ेंगे तो ऐसा ना हो कि हम विकल्प देख करके बाद में कंफ्यूज हो जाएं। तो देखिए, इसीलिए मैंने बताया कि आप पहले थ्योरी पढ़ें फिर ऑब्जेक्टिव करें। लेकिन दो पद्धतियां होती हैं हमेशा, एक आगमन एक निगमन। आप भी जानते हैं, आपने भी बीएड किया होगा, इसके लिए एलिजिबल है। तो आगमन विधि से अगर आपको पढ़ करके समझ में आता है तो आप आगमन से पढ़िए, निगमन से समझ में आता है तो निगमन से समझिए। कहने का मतलब कि अगर आप थ्योरी पढ़ करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप उस तरह से पढ़िए। अगर लेकिन आपको रुचि है कि क्वेश्चन पहले पूछें, सॉल्व करें और उसके बाद जब गलत हो तो उसकी थ्योरी हम पढ़ें तो हमें याद होता है, तो आप उस तरीके से पढ़िए। दोनों ही बेस्ट है, पढ़ना आपको दोनों ही है। ये नहीं कर सकते कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव बुक ले लिया, उससे पढ़ लिया और बस हम सिलेक्ट हो जाएंगे ना, या सिर्फ थ्योरी ले लिया, हमने थ्योरी पढ़ लिया और ऑब्जेक्टिव हम नहीं देखेंगे, बस हमको गूढ़ ज्ञान की जरूरत थी जो हमको मिल गया और उसी से हम पास हो जाएंगे ना, ये भी नहीं है। आपको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। 13 नंबर पर है कि जो लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं वो क्या करें। तो पहली बार वालों के लिए मैंने पहले ही शुरुआत में ही बता दिया कि पहली बार वालों के लिए सबसे पहला काम होता है कि सिलेबस देखें, दूसरा काम होता है कि पुराने पेपर देखें और उसके बाद अपनी रणनीति जो हम यहाँ बता रहे हैं या किसी के माध्यम से जिससे भी आप सीख रहे हैं, जहां से भी सीख रहे हैं वहां से उसको फॉलो करें। इसके बाद आता है कि टेक्स्ट बुक या गाइड की हेल्प लें। गाइड से पढ़ें कि टेक्स्ट बुक से पढ़ें। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि अगर मैं बात करूंगी गाइड की और अगर मैं उसके विरोध में बोलती हूँ तो लोग कहेंगे कि भाई देखिए, और हमारे बुक को लेकर के या हमारी किताब को लेकर के ऐसे ऐसे बोल रही है ना। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन बुक जो है हमेशा वरीयता में रखिए, यानी कि सर्वोपरि पहले बुक है। जैसे इतिहास ग्रंथ की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य नगेंद्र हैं और बच्चन सिंह हैं, इनको आपको पढ़ना है। ठीक है, और अगर आपको थ्योरी में और कुछ भी देखना है तो जो किताबें आती हैं टीजीटी स्पेशल, पीजीटी स्पेशल, जिसमें की थ्योरी दी गई होती है, उनको पढ़ें। लेकिन गाइड की बात मैं इसलिए कर रही हूं कि एक मेथड जो कि जैसे मान लीजिए कि भक्ति काल को परिभाषित करना है, भक्ति काल की कुछ परिभाषाएं याद रखनी, किसने क्या कहा, ठीक है, या किस कवि के बारे में किसने क्या कहा। तो अब आप रामचंद्र शुक्ल को उठाएंगे, पढ़ेंगे, पूरा नोट करेंगे, बच्चन को उठाएंगे, नोट करेंगे, राम स्वरूप चतुर्वेदी को उठाएंगे, नोट करेंगे, नगेंद्र को उठाएंगे, हजारी प्रसाद को उठाएंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारे आलोचक जिनकी किताबें की आप पढ़ते हैं, नोट करेंगे। उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आपको निचोड़ चाहिए, ऐसा निचोड़ जो आपको कम समय में ज्यादा ज्ञान दे दे। तो इसके लिए आपको गाइड की हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। यानी कि दोनों चीजों से आपको पढ़ना है, टेक्स्ट बुक से भी पढ़ना है और गाइड से भी पढ़ना है। गाइड से पढ़ेंगे तो कम समय में ज्यादा पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा प्रामाणिकता कम रहती है, तो उस प्रामाणिकता की जांच आप खुद करें। इसके बाद ज्यादा प्रश्न किस खंड से आते हैं आपको ये ध्यान देना है। ज्यादा प्रश्न जिस भी खंड से आते हैं उस खंड को आपको बहुत बेहतर तैयार करना है, क्योंकि वहां पर चूक की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। गलती आपसे गलती से भी ना हो, इसकी आपको ध्यान रखना है, इसका जो है विशेष ध्यान रखना है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बहुत 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 बेहतर कर सकें। इसके बाद कितने घंटे पढ़ें, ये लोगों का बहुत सारा प्रश्न आता है, बहुत बार आता है कि कितने घंटे पढ़ें कि तैयारी हो जाए। अब क्योंकि मैंने कहा, अगर मान लीजिए कि 90 दिन हमारे पास हैं एग्जाम के, उस 90 दिन में हम अपने पाठ्यक्रम को डिवाइड कर दें, कितने दिन में हमने किस किस टॉपिक को पढ़ना है। अब उस एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस एक टॉपिक को हम इतने समय में खत्म कर सकते हैं, तो हमें कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरी चीज ये कि आप मान लीजिए अपना रूटीन जो है शुरुआत कर रहे हैं, पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं, तो 2 घंटे से शुरू करिए। ठीक है, 2 घंटे से आपने शुरू किया, क्योंकि शुरुआत में बैठने का मन नहीं करता, एकाग्रता की कमी होती है।
रुचि की कमी होती है और प्रेशर ज्यादा होता है। तो धीरे 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 उस टाइम को आप बढ़ाइए। कुछ लोग कहते हैं 5 घंटे में पढ़िए, 5 घंटे में सफलता के मूल मंत्र लीजिए, 3 घंटे में पढ़ के सफल हो जाइए। कोई घंटे वंटे मायने नहीं रखते हैं, कितने घंटे में। किसी का दिमाग बहुत तेज चलता है, एक बार पढ़ता है उसको सब कुछ याद हो जाता है, तो किसी का दिमाग जो है थोड़ा स्लो काम करता है। ये नहीं कह रही हूँ, किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ मैं कि किसी का दिमाग स्लो है कि तेज है, क्या है, इससे मतलब नहीं। मुझे कहने का मतलब कि ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपको कितनी देर में कितना कुछ याद हो जाता है। क्या आप एक बार पढ़ करके उस पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं? अगर कर ले रहे हैं यानी कि आपको दोबारा उसको काफी दिनों बाद पढ़ने की जरूरत है और आप कम घंटे में भी उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बार बार पढ़ने के बाद भी नई चीजें याद हो रही तो आपको ज्यादा समय देने की जरूरत है। यानी किसी से प्रभावित मत होइए कि वो इतने घंटे पढ़ के नौकरी पा गया या उसने इतने कम घंटे पढ़ के पा लिया। उससे प्रभावित होने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। आपके अपने ऊपर है कि आप कितने समय में किस चीज को तैयार कर सकते हैं, उतने घंटे आपको देने हैं। फिर प्रैक्टिस सेट की सत्यता स्वयं जांचें। अब प्रैक्टिस सेट की बारी आती है जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, आपने ऑब्जेक्टिव भी कर लिया, थ्योरी भी पढ़ लिया, सारे मेथड को, सारे कंटेंट को आपने समझ लिया कि क्या क्या परीक्षा में पूछा जाता है, तब आप प्रैक्टिस सेट उठाइए और प्रैक्टिस सेट से अपनी तैयारी जो पूर्व में आप कर चुके हैं उसको जांचिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन तो बहुत अच्छे होते हैं प्रैक्टिस सेट में, लेकिन जो उसका ऑब्जेक्टिव आंसर दिया होता है वो कई बार गलत हो जाता है। तो उससे हमारा जो प्रयास है, मतलब अच्छे से बार बार बहुत सारे क्वेश्चन को टच करने का, उसमें कहीं जरा भी चूक हो गई तो उस आंसर को हमने याद कर लिया और फिर जाकर के वही हमारे दिमाग में सेट हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। जिस भी क्वेश्चन में आपको आंसर में जरा भी डाउट लगे उसकी प्रामाणिकता को पहले जांचें, अपने नोट से या थ्योरी वाली बुक से या गूगल से या किसी अनुभवी व्यक्ति से उस ग्रुप में शेयर करें जहां से आप पढ़ रहे हैं या जहां पे आप जुटे हुए लगे हुए हैं, तो उसकी सत्यता आपको पता चल जाएगी और उसे अपनी किताब में काट के वहां पर लिख दें कि हाँ ये यहाँ पर सही होगा। इससे ये होगा कि जब लास्ट टाइम एग्जाम का टाइम आता है तो आपको कंफ्यूज होने वाली कोई सूरत न रह जाए कि नहीं आपने ऑब्जेक्टिव देखा, क्वेश्चन, फिर आंसर देखा, फिर हाँ ये है वो है और उसके बाद चले गए ऐसे एग्जाम देने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप वही पढ़ के जाएं जो बिल्कुल सत्य है, जो कि बिल्कुल प्रामाणिक है। और एग्जाम के टाइम में तो बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, गलती से भी नहीं होनी चाहिए। और जो भी आप पढ़ के, जैसे मान लीजिए एक रचना का उदाहरण मैं देती हूँ। रचना का उदाहरण ये है कि पूछा गया कि लिखिए अर्धनारीश्वर। ठीक, अब अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? जो आपने प्रैक्टिस सेट उठाया उसमें विकल्प में दिया रामधारी सिंह दिनकर, आप देख के गए, लेकिन आपके विकल्प में ही नहीं आया। परीक्षा में ये रचना तो आ गई लेकिन विकल्प नहीं आया, तो अब आप सोचेंगे कि अरे ये कैसे हो गया, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। अरे भाई ये क्वेश्चन नहीं गलत है, ये रचना 2 लोगों ने लिखी है। विष्णु प्रभाकर की भी रचना का नाम अर्धनारीश्वर है। तो यहाँ पर इस तरह की बारीकी की जरूरत है और ये चीज तभी होगी जब आप अर्धनारीश्वर को प्रैक्टिस सेट में पढ़ रहे थे, आपने जब उस आंसर को टिक किया रामधारी सिंह दिनकर, वहीं पर आपको तुरंत ये लिख देना था कि अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की भी रचना है। अब आपको एग्जाम में अगर रामधारी सिंह दिनकर नहीं दिखते हैं तो आप घबराएंगे नहीं, विष्णु प्रभाकर हैं उन्हें टिक कर देंगे, या विष्णु प्रभाकर हैं, दिनकर नहीं है तो विष्णु प्रभाकर को करेंगे, दिनकर है तो दिनकर को टिक करेंगे। इस तरह से एक चीज यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद टाइम टेबल, बहुत लोग कहते हैं टाइम टेबल बना के पढ़िए, टाइम टेबल बना के पढ़िए। हाँ जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि एक चीज नहीं है हिंदी में पढ़ने के लिए, इतनी सारी चीजें पढ़ने के लिए हैं। सबसे बड़ा टाइम टेबल जो आपको बनाना है वो एक तो बनाना है थ्योरी का, एक बनाना है अभ्यास प्रश्न का और एक बनाना है ग्रामर का। इन 3 चीजों को पढ़ने के लिए आपको अपना ही समय डिवाइड करना है। ये नहीं कि आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो शुरू से पढ़ते पढ़ते अंत तक जाएंगे। आप इन तीनों को एक साथ लेके चलिए, यानी कि जितनी थ्योरी पढ़ी उसके अभ्यास प्रश्न आपको करने ही करने हैं। अभी नहीं कर पाए तो शाम को करिए, शाम को नहीं कर पाए तो सुबह करिए, लेकिन उस थ्योरी को पढ़ने के बाद अभ्यास प्रश्न करें और फिर आगे बढ़ें। और ऐसे ही ग्रामर साथ में चलाएं। ग्रामर साथ में चलाने से ये होगा कि एक रुचि, बहुत अच्छे से रुचि जागृत हो जाएगी अंदर कि पढ़ने से मन बोर हो गया तो कुछ इधर नया पढ़ लेते हैं। मेरे टीचर, जब मैं खासकर इंटर में थी तो पढ़ने वढ़ने में कहाँ किसका मन लगता है, आप भी जानते हैं। बच्चों को तो बहुत ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है। मैं भी उसी में आती थी, मुझे भी नहीं आता था कुछ भी। तो जब याद करने की बारी आए तो भैया सुना ना पाए क्लास में, अब टीचर खड़ा कर दें, कभी कभी सुना लिया, कभी आधा अधूरा सुना लिया, तो कभी खड़े हो गए, आता ही नहीं है। तो वो कहते थे कि पढ़ाई नहीं करती हूँ, करते हैं सर, याद नहीं होता। क्यों नहीं याद होता?
पता नहीं। तो उनका जवाब था कि रुचि नहीं है याद करने में। अब याद करने में रुचि कैसे लानी है, तो यहाँ पर एक चीज काम करती है। जैसे मान लीजिए आपको कहानी पढ़ना अच्छा लगता है, कोई स्टोरी पढ़ना अच्छा लगता है या सुनना अच्छा लगता है। अब आप जो अपना कोर्स पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लें, थक जाएं तो स्टोरी सुन लें या कोई कुछ और इंटरेस्टिंग पढ़ लें जिससे कि आपका मन लगने लग जाए किताबों में। इस तरह से पढ़ें। तो ऐसे ही आपको यहाँ करना है। थ्योरी से मन उग गया तो ग्रामर में जाइए, ग्रामर से उग गया तो थ्योरी में जाइए, लेकिन पढ़ते रहना है क्योंकि आपको उतने ही समय में आपका कोर्स पूरा करना है। इसलिए 3 तरह का टाइम टेबल में आप अपने इसको जगह दें, क्योंकि कई सब्जेक्ट तो पढ़ने नहीं है कि हिंदी पढ़नी, हिस्ट्री पढ़नी, ज्योग्राफी पढ़नी है तो अलग अलग घंटे में अलग अलग पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको हिंदी ही पढ़नी है, उसी के सिलेबस को पढ़ना है, तो उसमें 3 चीजें रख लीजिए। एक बार तो थ्योरी, एक अभ्यास प्रश्न और एक जो है ग्रामर। इन तीनों का टाइम टेबल बना लीजिए और आराम से पढ़ लीजिए। उम्मीद है कि ये जो 18 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर गिनाए हैं आप लोगों को, ये सब जो है आप अपने जीवन में इन पर सब पर अमल करेंगे और अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। अब आपका जो भी डर होगा टीजीटी पीजीटी की तैयारी से संबंधित, मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद वो बहुत हद तक कम हो जाएगा और एक नई रूपरेखा मिलेगी, एक नया जो है आयाम मिलेगा आपको तैयारी करने का। इन सब वीडियो को पाने के लिए आप चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।